गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस में पढ़ेंगे चैप्टर 18 है हमारा वायु तथा जल प्रदूषण। देखो, आप सभी पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हो और पढ़ते आ रहे हो वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण क्या है। इसके अलावा हमारे और भी प्रदूषण है, अपन ने पढ़ा है पहले। मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जानते हो ना, सभी ने पढ़ रखा है कि 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वायु तथा जल प्रदूषण के बारे में कि हमारे वायु कैसे प्रदूषित हो रही है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वायु कैसे प्रदूषित हो रही है और पौधागत प्रभाव, विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, आप सभी जानते हैं पहले क्या होता, पहले हम स्वच्छ वायु में सांस लेते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जनसंचार के साधनों से हमारे जो पर्यावरण की गुणवत्ता है उसमें निरंतर गिरावट आ रही है। मतलब हमारी जो वायु है वो अशुद्ध होती जा रही है। जब हमें स्वच्छ वायु तथा जल उपलब्ध नहीं होंगे तो क्या होगा, हम अनेक तरह की बीमारियों से घिर जाएंगे। और ज़्यादातर कौन सी बीमारी होती है, वायु से श्वास संबंधी बीमारियां हो रही है। तो अब है हमारा वायु प्रदूषण। देखिए वायु प्रदूषण क्या है। हम कुछ समय तक हम भोजन के बिना तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन क्या हम वायु के बिना जीवित रह सकते हैं क्या? हम वायु के बिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकते। स्वच्छ वायु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। किस तरह से है मैं आपको अभी बताती हूँ कि हमारी वायु किस तरह गैसों का मिश्रण है। कौन कौन सी गैसें हैं देखो, हमारे 78 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन और जलवाष्प आदि इसमें उपस्थित होते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है वायु में? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की मात्रा होती है, आपने पढ़ रखा होगा पर मैं आपको बता देती हूँ, 78% होती है नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। ये होती है ऑक्सीजन। और बाकी जो है हमारी ये होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, जलवाष्प आदि अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो ये रेशो होता है हमारा वायुमंडल में गैसों का। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। कितनी होती है? 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। वायुमंडल में धुएं की मात्रा क्या हो रही है आजकल? बहुत बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्वचालित वाहन है उनसे निकले धुएं से मिलकर जाने भिन्न भिन्न स्थानों पर वायुमंडल की प्रकृति एवं संगठन में बदलाव आ रहा है। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है तो इससे हमारे किस पर प्रभाव पड़ता है? सजीव और इससे निर्जीव वस्तुओं पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो जब वायु अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है तो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए क्या है? हानिकारक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी वायु कैसे प्रदूषित हो रही है। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें हम वायु प्रदूषक कहते हैं। जो पदार्थ हमारी वायु जो होती है, स्वच्छ वायु, उसको क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषक कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगी आग से जो धुआं उठता है उससे, और धुआं तथा धूल के कण आ जाते हैं, और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषण मिलते जा रहे हैं। सभी जो भी जैसे फैक्ट्रियाँ हैं, कल कारखाने हैं, आपने देखे हैं, और हम जो ईंधन जलाते हैं, विद्युत संयंत्र है, स्वचालित वाहन निर्वातक है, ये सब और उपलों से जो अपन उपले जलाते हैं उनसे निकलने वाला धुआं है। तो इन सब से हमारी वायु क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। वाहन अधिक मात्रा में क्या छोड़ते हैं?
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न करते हैं। जो हमारे वाहन है ना, आजकल कितनी अधिक संख्या में हो गए वाहन, स्वचालित वाहन, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं, तो इनके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न हो रही है, जो कि क्या है, एक विषैली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक विषैली गैस है। इससे हमारे रुधिर में क्या हो रहा है, रुधिर में ऑक्सीजन वाहक की क्षमता को घटा रही है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे जो रुधिर है, रक्त है, उसमें ये ऑक्सीजन की क्षमता को घटा रही है। आपने वायुमंडल में सुबह देखा होगा कोहरा, धूम कोहरा देखा होगा, जो कि धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं और जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरों के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। इसके कारण हम जो भी सांस के रोगी होते हैं, उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है। और इनसे कौन से रोग होते हैं, जैसे दमा है, खांसी है, और बच्चों में सांस के साथ हराहट भी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उद्योगों से भी हमारी वायु बहुत प्रदूषित हो रही है, जैसे पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैस की प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत है। विद्युत संयंत्रों से जो हम कोयले जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है, तो ये सब हमारे फेफड़ों में क्या है, फेफड़ों में जाती है और कई इससे सांस संबंधी बीमारियां हो जाती है। अन्य प्रकार के प्रदूषक जैसे आपने देखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी इसका उपयोग किसमें किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनरों में तथा एरोसोल फुहार में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये क्या करती है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको कहते हैं CFCs, इसके द्वारा वायुमंडल की जो ओजोन परत है वो क्षतिग्रस्त हो रही है। यानी कि हमारी जो ओजोन परत है, जो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, वो नष्ट हो रही है इन गैसों के कारण। ओजोन परत अभी मैंने बताया आपको किससे रक्षा करती है, हमारी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी हानिकारक किरणें उससे हमारी रक्षा करती है। इन गैसों के अतिरिक्त डीजल है, पेट्रोल है, इनके दहन से चलने वाले जो स्वचालित वाहन है, वो भी अत्यंत क्या है, छोटे छोटे कण उत्पन्न करते हैं। ये भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी दृश्यता को, यानी जो हमारे देखने की क्षमता है, उसको क्या करते हैं, ये घटा देते हैं। और सांस लेने पर ये शरीर के भीतर पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। ये कण इस्पात निर्माण तथा खनन जैसे औद्योगिक प्रक्रमों द्वारा भी उत्पन्न होते हैं। ताजमहल आपने देखा है, आगरा में स्थित है, सभी जानते हैं ताजमहल के बारे में। क्या किसका बना हुआ है, ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। लेकिन ये ताजमहल क्या है, पीला पड़ता जा रहा है। क्यों पड़ता जा रहा है हमारा ताजमहल पीला? वायु प्रदूषण के कारण हमारा ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है। क्योंकि वहाँ पर क्या है, आजकल वैसे तो सभी जगह अनेक फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं, तो इनसे जो धुआं निकलता है वो ताजमहल को क्या करता जा रहा है, ताजमहल उससे पीला पड़ता जा रहा है। आजकल हमारा जो ताजमहल है चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि उसको क्या है, वो हमारा एक आकर्षित करने वाला भारत में है। सबसे अधिक जो हमारे अजूबे हैं उनमें से एक है और बहुत से सैलानी इसको देखने आते हैं, लेकिन अब वो क्या है, पीला पड़ता जा रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, चिंता का विषय बन गया है। वायु प्रदूषण सबसे सफ़ेद, ये क्या है, सफ़ेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीवी प्रभावित नहीं हो रहे, निर्जीव वस्तुएं भी इससे प्रभावित हो रही है। आगरा तथा इसके चारों ओर रबड़ प्रक्रम, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल जो परिष्करण है, वहाँ पर आगरा में मथुरा तेल परिष्करण जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया कर लेती है और अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है।
दोनों जलवाष्प की क्रिया कर लेती है। क्या क्या कर लेती? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इनसे निकलती है ना, ये जो अभी मैंने बताया था आपको, मथुरा तेल परिष्करण है और भी स्वचालित वाहन कारखाने, इनसे क्या निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये निकलती है। तो ये क्या करती है? दोनों जलवाष्प से क्रिया कर लेती है और जलवाष्प से क्रिया करके ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है और नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। उसके बाद में ये वर्षा को अम्लीय करके वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरसती है, जो क्या करती है? हमारे संगमरमर को पीला कर देती है। इसे हम क्या कहते हैं? इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए हैं। उद्योगों को सीएनजी तथा एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। सीएनजी का मतलब जानते हैं आप? आपने पहले भी अभी चैप्टर में आया था, उसमें भी पढ़ा होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी का मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। मतलब इनसे क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। इसके अतिरिक्त ताजमहल के क्षेत्र में मोटर वाहनों का शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश दिए हैं। फिर है अब है हमारा, और ये ना इनके ताजमहल के आसपास कारखाने फैक्ट्रियाँ ये भी नहीं होनी चाहिए, ये भी दूर लगानी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे पौधागत प्रभाव। पौधागत प्रभाव पे क्या इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपने देखा सूर्य की किरणें, जो सूर्य की किरणें निकलती है ना, तो वो वायुमंडल से गुजरने के बाद कहाँ पर आती है? हमारी पृथ्वी पर आती है और हमारी पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य के विकिरणों का कुछ भाग तो पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस कहाँ चला जाता है? अंतरिक्ष में चला जाता है। परावर्तित किरणों का कुछ भाग कहाँ पर रुक जाता है? वायुमंडल में रुक जाता है। और ये रुके हुए विकिरण क्या करते हैं? जो वायुमंडल में रुके हुए विकिरण है, ये हमारी पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। यदि आप किसी पौधशाला और नर्सरी देखी होगी आपने, पौधशाला या नर्सरी जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं, तो उसमें देखा है कि सूर्य की ऊष्मा है पौधाघर में प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन फिर ये रुकी हुई ऊष्मा पौधाघर को गर्म कर देती है और ये वापस बाहर नहीं निकल पाती। ये ऊष्मा वापस बाहर नहीं निकल पाती। ये रुकी हुई ऊष्मा पौधाघर को गर्म करती है और पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यहाँ पर कार्य करते हैं। यही कारण है कि इसे पौधाघर प्रभाव कहते हैं। इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। इस प्रभाव के लिए हवा में क्या है ज़्यादा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अधिक उत्तरदायी है। आप जानते हैं कि CO2 क्या है? वायु का एक घटक है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? अभी क्या हो रहा है, हमारे जो वायुमंडल में है उसमें इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो रही है। ऐसे तो क्या है, पेड़ पौधे अपना भोजन जो बनाते हैं उसमें किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसका उपयोग कम हो रहा है भोजन बनाने में, क्योंकि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको काटे जा रहे हैं। तो वनोन्मूलन के कारण वायु में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। क्योंकि CO2 की खपत करने वाले वृक्षों की संख्या घट रही है, इसलिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। CO2 ऊष्मा को रोक लेती है और उसे वायुमंडल में नहीं जाने देती। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे हम क्या कहते हैं? विश्व उष्णन। क्या कहते हैं इसे? हम विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी वायुमंडल के प्रभाव में योगदान कर रही है। CO2 की भांति इन्हें भी पौधाघर गैसें ही कहते हैं। अब है कि हम इसे
रोकने के लिए वायुमंडल को कम कैसे किया जा सकता है, हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों में निकले धुएं के कारण दम घोटू वातावरण था। तो वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल, सीएनजी जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय हम ले सकते हैं। मतलब हम जो ये पेट्रोल और डीजल से जो चलते हैं ना, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सीएनजी और एलपीजी गैस का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा, जो हमारे कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, इनको कहाँ लगाना चाहिए, शहर से दूर लगाना चाहिए, ताकि हमें यहाँ वायु प्रदूषण कम हो। और एक हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए अधिक से अधिक वन लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए हमें अधिक से अधिक, ताकि वायुमंडल में CO2 की मात्रा अधिक ना हो और हमें स्वच्छ वायु मिल सके। और हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने चाहिए। जैसे कौन कौन से हैं ये वैकल्पिक ईंधन, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इनको अपनाना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि हम थोड़े से योगदान से पर्यावरण की अवस्था में विशाल अंतर उत्पन्न कर सकते हैं, विशाल अंतर उत्पन्न हो सकता है। कैसे कि हम पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं। और हमारे जुलाई, आपने देखा वन महोत्सव मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये वन महोत्सव, जुलाई के महीने में वन महोत्सव मनाया जाता है। इसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये था हमारा वायु प्रदूषण। अब हम नेक्स्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे जल प्रदूषण के बारे में। आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है, बाय। अब आगे हम जल प्रदूषण पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।